महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सरकारी आदेश आया है कि अडानी को 83,700 वर्ग फुट जमीन और दे दी जाए। जो जमीन दी गई है उसका एक हिस्सा अमरावती की 13,788 वर्ग फुट जमीन है, जो कि अडानी टोटल गैस को दी गई है। दूसरा हिस्सा रायगढ़ के अलीबाग का बताया जा रहा है। अलीबाग में लगभग 70,000 वर्ग फुट जमीन अडानी सीमेंटेशन को दी गई है। आप अलीबाग में मौजूद इस जगह की अहमियत शायद नहीं जानते होंगे। ये वो जगह है जहां रिजर्व फॉरेस्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ नाला मैंग्रोव और क्रीक मैंग्रोव भी हैं। ये मैंग्रोव क्या होते हैं, इनकी महत्ता क्या है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है और इनके खत्म होने से क्या क्या खत्म हो जाएगा। इन पेड़ों की जड़ों में मछलियां और झींगे पनपते हैं। यहाँ रहने वाले मछुआरों की रोजी रोटी का क्या होगा। इससे पहले भी गुजरात के मुंद्रा में अडानी के इसी तरह के प्रोजेक्ट की वजह से करीब 2000 हेक्टेयर मैंग्रोव तबाह कर दिए गए थे और वहां के हजारों मछुआरों की रोजी रोटी छीन ली गई थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल में भी अडानी के कोयला खनन की वजह से अब तक करीब 3,68,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और सैकड़ों आदिवासी परिवार अपना सब कुछ खो चुके हैं। तो ये पूरा मामला अब नया महाराष्ट्र का आया है। ये क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जिन मैंग्रोव की बात मैंने शुरुआत में की, ये खारे पानी में पैदा होते हैं। यहाँ सामान्य पेड़ जिंदा नहीं रह पाते। इनकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन के ऊपर तक निकली रहती हैं, जो एक जाल की तरह फैली हुई दिखाई देंगी आपको। और यही जाल जैसी जड़ें इसकी असली ताकत भी होती हैं। जब समुद्र में तूफान आता है और बड़ी बड़ी लहरें किनारे की तरफ बढ़ने लगती हैं, तो यही मैंग्रोव के जंगल एक दीवार की तरह खड़े होकर के उन लहरों की रफ्तार को तोड़ देते हैं और वहां के आसपास के जो गांव होते हैं, खेत होते हैं, लोगों के घर होते हैं, उनको बचा लेते हैं। इसीलिए इनको नेचर की अपनी सुरक्षा दीवार कहा जाता है। इसके अलावा यही जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती भी हैं, यानी किनारे का कटाव होने से रोकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मैंग्रोव मछलियों की नर्सरी भी होती हैं। छोटी छोटी मछलियां, झींगे, केकड़े यहीं पैदा होते हैं, क्योंकि इन जड़ों के बीच शिकारी मछलियां जो होती हैं वो आसानी से नहीं घुस पाती हैं। इन्हीं मैंग्रोव मछलियों पर ही सैकड़ों मछुआरों की रोजी रोटी भी टिकी हुई होती है। नाला मैंग्रोव और क्रीक मैंग्रोव, ये दोनों मैंग्रोव की ही एक कैटेगरी है, जो खास तौर पर नालों और क्रीक यानी कि समुद्र के छोटे छोटे खाड़ी नुमा हिस्सों के किनारे उगते हैं। ये सबसे संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, क्योंकि यहीं से मीठा पानी और खारा पानी आपस में आकर मिलते हैं और यही मिलन सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को जन्म देता है। अब यही नाला मैंग्रोव और क्रीक मैंग्रोव उजाड़े जाने की कगार पर खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2 सरकारी आदेश जारी किए और इन दोनों के जरिए कुल मिलाकर के करीब 83,700 वर्ग फुट जमीन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए दे दी गई। एक प्रोजेक्ट रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका में है और दूसरा शाहपुर और शाहबाज नाम के 2 गांवों के आसपास बताया है। जिस जमीन पर नाला मैंग्रोव और क्रीक मैंग्रोव मौजूद हैं, कहा जा रहा है यहां कंपनी एक बड़ा घाट भी बनाने जा रही है। यहां एक कन्वेयर कॉरिडोर बनेगा ताकि सीमेंट को जहाजों से उतारकर सीधे ट्रांसपोर्ट किया जा सके और ये पूरा सेटअप अडानी के रायगढ़ सीमेंट बल्क टर्मिनल के लिए एक बैकअप का काम करेगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो अडानी टोटल गैस को दिया गया है, अमरावती में है। यहां जमीन के नीचे स्टील की पाइपलाइन बिछाई जानी है। सवाल यह है कि मैंग्रोव आम जंगल की श्रेणी में तो आते नहीं हैं। इनकी सेफ्टी और देखभाल के लिए कुछ कानून बनाए जा चुके हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन यानी समुद्र के किनारे की जमीन को लेकर खास बना कानून, ये दोनों साफ कहते हैं कि मैंग्रोव की कटाई बिना इजाजत के नहीं की जा सकती। तो जमीन इतनी आसानी से अडानी को डाइवर्ट कैसे कर दी जाती है? कैसे ये इजाजत जो चाहिए होती है काटने के लिए जंगलों को, वो अडानी को बहुत आसानी से मिल जाती है? यहाँ एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। हर बार जब भी ऐसी जमीन दी जाती है तो सरकारी सर्टिफिकेट में बस एक लाइन जोड़नी होती है, इस प्रोजेक्ट के लिए कोई और नॉन फॉरेस्ट जमीन उपलब्ध नहीं थी। लेकिन क्या सच में किसी नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए खोजबीन की गई या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है? अडानी को जमीन देने की जब भी बात आती है, सारे नियम कानून ढीले पड़ जाते हैं, उनके लूप होल्स सामने आने लगते हैं और उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर अडानी को जमीन दे दी जाती है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि देश के जितने भी कानून बने हुए हैं उन्हें अडानी पर पहले आजमा कर देख लिया जाए, तो सरकार खुद उन कानून के सारे लूप होल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगी। अडानी अडानी अडानी, पूरा देश जानता है अडानी को अडानी किसने बनाया है, लेकिन अडानी को अडानी बनाने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं हुई। कॉकरोच जनता पार्टी देश की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए बनाई गई, अब दिमागी नक्सल पार्टी भी बन चुकी है। दिमागी नक्सल जनता पार्टी को देश के जंगलों को अडानी के हाथों नष्ट होने से बचाने का जिम्मा ले लेना चाहिए।
किसी को तो लेना ही होगा, वरना आप देख ही रहे हैं जंगल और पेड़ धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। तो आपकी आने वाली पीढ़ी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लटका कर घुमा करेगी। आप भी अपने घरों में अब एयर प्योरीफायर लगाने पर मजबूर तो हो ही रहे हैं। जब पेड़ और जंगल ही नहीं रहेंगे, जब सांस लेने की जगह ही नहीं होगी और जब बच्चे आपके फेफड़ों की बीमारी से मर रहे होंगे, तो फिर हाई क्लास स्कूल होने का कोई फायदा बचेगा भी क्या? फिर पेपर लीक का कोई फायदा बचेगा? पेपर लीक रोकने का कोई फायदा बचेगा? जब भी जंगल की जमीन किसी फैक्ट्री लगाने के लिए ली जाती है तो कंपनी को उसके बदले कहीं और उतना ही जंगल उगाना होता है। इसे कहते हैं कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। और साथ ही जमीन की कीमत के बराबर एक फंड भी जमा करना होता है, जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। क्या अडानी ग्रुप ने जितने जंगल आज तक उजाड़े हैं उतने लगाए? अगर लगाए गए हैं तो अडानी ग्रुप या सरकार के आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गिनवाते क्यों नहीं? क्यों जगह जगह पोस्टर नहीं लगवाए जाते कि अडानी ने देखो ये जंगल बनवा दिया? क्यों सबका मुंह बंद नहीं कर देते आप ये सब बता करके? क्यों टीवी चैनलों पर ऐड नहीं दिखाया जाता कि देखिए अडानी ने बनाया एक हरा भरा जंगल, या अडानी ने बनाया दुनिया का सबसे अनोखा नेशनल पार्क? अमीर लोग जंगल बनाते भी हैं तो जानवरों को पालतू बनाकर रखते हैं, उन्हें खेल का साधन बना लेते हैं। ऐसे में प्राइवेट पार्क और नेशनल पार्क में क्या अंतर रह जाएगा? अंतर अब रहा भी नहीं है। नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, सरकार उसके टुकड़े टुकड़े करके अडानी को दे ही रही है और बदले में ये कह देती है कि ये टुकड़ा अब बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने अडानी को दे दिया। फिर वही कानून के लूप होल्स सामने आने लगते हैं। शाहपुर और शाहबाज गांव के जो मछुआरे और किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी मैंग्रोव और समुद्र के किनारे से जुड़ी हुई है, क्या इन लोगों से इस फैसले से पहले कोई बात की गई या कोई इनकी सुनवाई भी हुई? अभी तक इसका कोई जिक्र सामने तो नहीं आया है। और जो आंकड़ा है सरकार का, उससे तो पता चलता है कि किसी से नहीं पूछा गया होगा। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ऐसा ही वाकया गुजरात में, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा पोर्ट को, जो अडानी ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है, इसमें मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन की बात साल 2009 और 11 के आसपास ही सामने आ गई थी। इस पर जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकारी खर्चे और फैसलों की जांच करने वाली संस्था है, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था कि गुजरात सरकार ने मैंग्रोव जंगल को जानबूझकर डिग्रेडेड फॉरेस्ट यानी कि बेकार का जंगल बताकर अडानी को जमीन डाइवर्ट कर दी थी। यही तरीका है लूप होल्स, डिग्रेडेड फॉरेस्ट बता दो और दे दो। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अपने नियमों के हिसाब से वहां असल में करीब 2000 हेक्टेयर असली मैंग्रोव तबाह किए गए थे गुजरात के कच्छ में। साल 2013 में फिर क्या हुआ कि सरकार की एक कमेटी ने यह पाया था कि वहां मैंग्रोव तबाह हुए हैं। क्रीक यानी कि छोटी खाड़ियां ब्लॉक कर दी गई हैं और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की भी सिफारिश की गई थी। लेकिन साल 2015 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद यही मिनिस्ट्री कहती है कि कानूनन ऐसा जुर्माना लगाया ही नहीं जा सकता। साल 2017 आते आते तो अफसरों ने यह भी कहा कि कंपनी ने कोई गलती की ही नहीं। अब इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हुआ। छत्तीसगढ़ का हसदे और अन्य जंगल, जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये इतना घना और जैव विविधता से भरा हुआ जंगल है, इसलिए कहा जाता है। साल 2009 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसे नो गो एरिया घोषित किया था, यानी ऐसा इलाका जहां किसी भी हाल में माइनिंग नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद यहां कोयले की खदानें अडानी ग्रुप के ऑपरेशन में चलने लगी और यहां अब तक करीब 700 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं या होने वाले भी हैं और करीब 20,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। साल 2011 में यहां के घाटबर्रा गांव की ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास करके माइनिंग का विरोध किया था। फिर भी एक दशक के बाद पेड़ काटने और खनन की फाइनल मंजूरी दे दी गई थी। महाराष्ट्र में भी ये पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2023-24 में भी महाराष्ट्र के ही वेस्टर्न घाट्स में एक पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जंगल की जमीन 24.5 हेक्टेयर से बढ़ाकर सीधे तकरीबन 89 हेक्टेयर तक पहुंचा दी गई थी, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा कर दी गई थी। अब केरला के वायनाड में हुए भयानक लैंडस्लाइड के बाद जब देश भर में सतर्कता बढ़ी है, तब जाकर एक कमेटी ने अडानी को कहा कि प्रोजेक्ट का साइज घटाकर दोबारा अप्लाई करो। पहले भी मैंग्रोव तबाह हुए, आदिवासियों का जंगल छीना गया, मछुआरों की रोजी रोटी छीन ली गई और हर बार जांच रिपोर्ट में नुकसान साबित होने के बावजूद या तो जुर्माना माफ कर दिया गया या फिर कंपनी को कोई गलती नहीं का सर्टिफिकेट मिल गया। अब वही पैटर्न एक बार फिर अलीबाग और अमरावती में दोहराया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।